हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, अब तक हमने संविधान के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से आज हम संविधान के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में एग्जाम्स में बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संविधान की औपचारिक रूप से मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो संविधान की औपचारिक रूप से मांग की गई थी वो थे बी.एन. राव। यानी बी.एन. राव ने संविधान की सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग की थी 1934 के अंदर। संविधान की सबसे पहले औपचारिक रूप से मांग बी.एन. राव ने 1934 में की थी। ये बी.एन. राव वही व्यक्ति है दोस्तों जो बाद में चलकर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। बी.एन. राव जो बाद में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले संविधान की औपचारिक रूप से मांग की थी। और दोस्तों, अब हम संविधान के कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखें तो फैक्ट्स नंबर 2। तो दोस्तों, इसके अंदर संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय और संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। इसका मतलब दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है और संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान का हृदय कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों के या उपचार का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत छठा जो अपना अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय कहा जाता है। और संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उन जो मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा। यानी दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान का हृदय कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, और मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकारों को। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको जो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी, जो संविधान की जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1949 को, संविधान की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। बाद में इसी प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को, ये 1946 है, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और इस जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। यानी संविधान सभा के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत दोस्तों हमें संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, और ये छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम संविधान का हृदय कहते हैं। और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उनको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब दोस्तों, हम संविधान ने हमको जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए हैं, उनके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानते हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। फैक्ट नंबर 3, जो अपना तीसरा फैक्ट है, जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के बारे में यदि हम देखें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका से। वो जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिए गए थे, रूस से।
मौलिक जो अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 में है, भाग 4 में। और यदि हम अनुच्छेदों की बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, 12 से 35 तक दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य हम देखें तो संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद उसमें 51A में जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में दिए गए थे। हमारा जो मूल रूप से जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था उसमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इनको 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों उसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 2003 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और इस 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का जो मौलिक कर्तव्य अभिभावकों और माता पिता के लिए जोड़ा गया था। तो दोस्तों 2003 में इन हमारे मौलिक जो कर्तव्य है इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई, यानी अब हमारे मौलिक जो कर्तव्य है संविधान के अंदर वो 11 है। और मौलिक जो अधिकार है ये हमें मूल संविधान से मिले थे, मूल संविधान से ही हमको मिले थे। यदि हम संख्याओं की बात करें तो मौलिक अधिकार जब मूल संविधान हमारा बना था उसमें 7 थे, मौलिक अधिकार 7 थे। लेकिन बाद में संपत्ति का जो अपना अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार कम होकर हमारे संविधान में हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए, 6 मौलिक अधिकार रह गए। और मौलिक जो कर्तव्य है ये मैंने जैसे आपको बताया कि 11 है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी उसमें कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, मौलिक जो कर्तव्य है ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 और जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के अंदर 11 हमारे मौलिक जो कर्तव्य है वो निश्चित किए गए हैं। तो दोस्तों अब हम संविधान के कुछ हमारा जो अगला फैक्ट आता है, चौथा फैक्ट, जो चौथा फैक्ट है अपना उसके बारे में देखते हैं। और वो है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है वो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के संबंध में। फैक्ट नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत और हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को संविधान की जो बैठक हुई थी 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसमें अपनाया गया था। यानी जो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अपनाया गया था। और जो अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो है तिरंगा, वो है दोस्तों तिरंगा। राष्ट्रीय गीत वो जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है ये संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय जो गान था अपना वो था वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो अपना राष्ट्रीय गान जो निश्चित किया गया वो किया गया जनगण मन को, जनगण मन को।
हमारा राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। यानी वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत, जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। दोस्तों जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इनका एक उपन्यास था और उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। और इस आनंद मठ में ये वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और जो राष्ट्रीय गान है ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। और इसी पुस्तक पर इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इनकी एक पुस्तक जिसका नाम गीतांजलि, इसमें इन्होंने जन गण मन को जो भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया ये लिखा था। और दोस्तों राष्ट्रीय गीत की यदि हम बात करें तो ये सबसे पहले 1896 में गाया गया था। 1896 में कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। जो कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था इसमें गाया गया था। और जो राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन ये 1911 में गाया गया था। और ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी जो राष्ट्रीय गीत है और जो राष्ट्रीय गान है ये दोनों ही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाए गए थे। और जो राष्ट्रीय गीत है ये 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और जो राष्ट्रीय गान है ये 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाए गए थे। दोस्तों ये थे अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछ ली जाती है। दोस्तों ये था अपना फैक्ट नंबर 4। और हम देखते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 को। संविधान का जो अगला जो अपना आज का फैक्ट है वो है संविधान सभा के अध्यक्ष और जो अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इनके विषय में। हमें बहुत बार यह कंफ्यूज होता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हम देखते हैं फैक्ट नंबर 5 को। राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष। और जो भीमराव अंबेडकर थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये संविधान को बनाने की जो एक समिति बनी थी प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसको लेकर दोस्तों बहुत बार एक कन्फ्यूजन देखने को मिलती है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इनको लेकर। तो दोस्तों ये अब आप क्लियर कर लो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति, जो संविधान को बनाने की जो एक समिति बनी थी जिसका संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान था वो थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे। और इसी कारण इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान का जनक। संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान प्रारूप समिति का था और ये उसके अध्यक्ष थे। अपना जो अगला जो फैक्ट है फैक्ट नंबर 6 संविधान का। फैक्ट नंबर 6। बहुत बार दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों के बारे में बहुत बार प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलता है और उनमें बहुत बार कन्फ्यूजिंग भी रहती है। तो दोस्तों अब हम जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी उसको अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों जब संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जब संविधान सभा के गठन की जो बात उठी थी उस समय संविधान सभा के जो सदस्य निश्चित किए गए थे वो थे 389।
यानी संविधान सभा के 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। इसमें से 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से आने थे। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। और जो 93 सदस्य थे ये देशी रियासतों से आने थे। 93 सदस्य रियासतों से आने थे। यानी संविधान सभा के जो टोटल जो कुल सदस्य निश्चित किए गए थे वो थे 389। इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे और 93 सदस्य हमें जितनी जो देशी रियासतें थे वहाँ से आने थे। लेकिन जो दोस्तों देशी रियासतों के राजा महाराजाओं ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपना एक एक सदस्य अपने जो की रियासत में होगा उसको हम खुद उसका चयन करके संविधान सभा में भेज देंगे। तो दोस्तों सीटों पर कोई चुनाव नहीं हुए थे। यानी संविधान सभा की जितनी सीटों पर चुनाव हुए थे वो थे 296। यानी संविधान सभा की 296 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही पर्सन इंपॉर्टेंट जो उत्पन्न होता है वो है कि संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या थी ये शुरुआत में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। और जो जितनी सीटों पर संविधान सभा में जितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था वो थी 296। यानी 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें जो देशी रियासतों से जो 93 सदस्य आने थे वो देशी जो रियासतों के राजा महाराजाओं ने अपना एक एक सदस्य संविधान सभा में भेज दिया था। अब दोस्तों भारत जब आज़ाद हो जाता है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है तो एक अलग देश पाकिस्तान के बन जाने के बाद इन सदस्यों को रिवाइज किया जाता है। यानी संविधान सभा के सदस्य जो थे ये कम हो जाते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कम होकर 299 रह जाती है। 299 यानी संविधान सभा के जो कुल सदस्य हैं वो 299 रह जाते हैं। भारत के आज़ाद हो जाने के बाद पाकिस्तान का एक अलग देश के रूप में गठन हो जाने के बाद जो संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या 299 रह जाती है। इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। यानी संविधान सभा में पहले 389 सदस्य 296 ब्रिटिश प्रांतों से 93 सदस्य देशी रियासतों से जो चुनाव होता है वो 296 सीटों पर होता है। लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद में पाकिस्तान का गठन हो जाने के बाद जब सदस्यों की संख्या रिवाइज होती है तो संविधान सभा में कुल सदस्य 299 रह जाते हैं। इसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों से बचते हैं। दोस्तों इन जो सीटों का रिवाइज किया गया था वो किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को इन सीटों का रिवाइज किया गया था। तो दोस्तों अब हमें संविधान सभा की जो सीटें थी जो सदस्य थे उनके संबंध में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी स्थिति आपके सामने क्लियर हो गई है। दोस्तों अब हम संविधान सभा के अपनी अगला जो फैक्ट है फैक्ट नंबर 7 उसके विषय में देखते हैं। संविधान सभा का फैक्ट नंबर 7। फैक्ट नंबर 7 संविधान सभा के बारे में दोस्तों एक फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि संविधान सभा ने भारत की संसद के रूप में भी कार्य किया है। हाँ दोस्तों संविधान सभा ने जब भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में जब भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय जब भारतीय संसद का गठन हुआ था, जब भारतीय संसद का जो गठन हुआ 13 मई 1952 को, यानी लोकसभा और भारत का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा उसका गठन हुआ था और इन्होंने 13 मई 1952 को अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। 13 मई 1952 तक संविधान सभा ने ही भारतीय संसद के रूप में काम किया था। यानी 7वां जो अपना फैक्ट है वो है संविधान सभा का संसद के रूप में कार्य
1951-52 में आम चुनाव होने के बाद जब 1952 में 13 मई 1952 में भारतीय संसद का गठन होता है, उस समय तक भारतीय जो संविधान सभा है उसी ने भारतीय संसद का काम किया था। दोस्तों अपना जो 8वां जो संविधान का जो फैक्ट है वो दोस्तों जब संविधान मूल रूप से बनकर तैयार हुआ था उसमें उसके अंतर्गत उसमें अनुच्छेद थे वो थे 395, यानी 395 अनुच्छेद, भाग थे 22, भाग 22 और अनुसूचियां 8, यानी दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग थे और इन 22 भागों में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, यानी हर भाग में कुछ अनुच्छेदों को शामिल किया गया और उन अनुच्छेदों से भाग बने 22 और भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां भी जोड़ी गई, लेकिन बाद में कुछ अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ देने के कारण भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई, यानी मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों की बात करें तो दोस्तों 12 अनुसूची संविधान के अंदर दी गई है और इन 12 अनुसूचियों में जो अनुसूची 4 है जो राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से है संबंधित है, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है, सीटों के बंटवारे से संबंधित है। तो दोस्तों ये अनुसूची 4 और अनुसूची 7 ये जो अपनी अनुसूचियां जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनुसूची 4 है, अनुसूची 7 है जो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जो केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, अनुसूची 7। और जो अनुसूची 8 है ये भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भाषा से संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 8 है, यानी अनुसूची 8 में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में क्या शामिल किया गया है, क्या बताया गया है, तो अनुसूची 8 भारतीय जो संविधान में है वो भाषा से संबंधित है। और दोस्तों जो अगली अनुसूची जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो अनुसूची 10 जो दल बदल से संबंधित है, जो दल बदल से संबंधित है। ये अनुसूची, ये जितनी भी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है, मैंने इस पर इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सभी अनुसूचियाँ 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से समझाई हुई है। तो दोस्तों वो वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने 12 की 12 अनुसूचियाँ विस्तृत रूप से आपको बताई थी। तो दोस्तों उनमें से जो इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ थी वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आगे अनुसूचियाँ दोस्तों 11 जो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित थी, जो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित थी, और अनुसूची 12 जो शहरी स्वशासन से संबंधित थी, शहरी स्वशासन से संबंधित थी। ये दोस्तों संविधान में अनुसूचियां जो अपनी 6 अनुसूचियां हैं 4, 7, 8, 10, 11 और 12 ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। इन 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों के बंटवारे से संबंधित है, अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिसमें 3 सूचियां दी गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और 8 जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, 10 अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, और 11 अनुसूची और 12 अनुसूची है ये ग्रामीण और शहरी स्वशासन से संबंधित है। ये 8 अनुसूचियां भारत के मूल संविधान में थी और जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई ये संविधान में संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में ये थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 और 12 ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ अनुसूचियां जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती है, ये मैंने आपको बताई कि अनुसूची 4, 7, 8, 10, 11 और 12 ये अनुसूचियां परीक्षा की दृष्टि से अपनी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम अपना संविधान का जो अगला फैक्ट है, फैक्ट नंबर 9 उसको करते हैं। भारतीय जो संविधान है ये लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया था। भारतीय संविधान की एक समिति थी, परामर्श समिति। उस परामर्श समिति ने
60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनमें जो अच्छी बातें उसको लगी वो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव उसको सौंप दी थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के संविधानों से अलग अलग बातें सम्मिलित की गई है। तो इन 60 देशों से अलग अलग बातें सम्मिलित किए जाने के कारण भारतीय संविधान को उधार लिया गया थैला भी कहा जाता है। उधार लिया गया थैला, उधार लिया गया थैला भी भारतीय संविधान को कहा जाता है, क्योंकि लगभग 60 देशों के संविधानों से भारतीय संविधान को बनाया गया है। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसमें से बहुत सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। तो दोस्तों भारतीय संविधान बेसिकली जिनसे बनाया गया था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान को बनाया गया था, इसलिए इसको उधार लिया गया थैला भी कहा जाता है। और दोस्तों आज का जो अपना अंतिम फैक्ट, जो 10वां फैक्ट है, वो है संविधान को लेकर, संविधान के बनने और संविधान के लागू होने को लेकर। तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हम इसको संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। संविधान दिवस के तौर पर भारत में इसको मनाया जाता है। संविधान दिवस के साथ साथ विधि दिवस भी इसको बोला जाता है। विधि दिवस के तौर पर भी 26 नवंबर को हर साल भारत में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को संविधान दिवस और विधि दिवस 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर 26 जनवरी का दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट बातें, जो फैक्ट्स थे संविधान के बारे में, मैंने आपको बताए। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सभी बहुत सारी परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो दोस्तों संविधान में मोस्टली इन्हीं फैक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं फैक्ट्स को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लेना। ये सभी बातें मैंने अभी तक जितना भी संविधान का जो सिलेबस करवाया है उसके अंतर्गत मैंने विस्तार से ये सभी बातें आपको बता चुका हूँ। दोस्तों उनमें से जो मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आज आपको बताई, उनको 10 फैक्ट्स के रूप में। दोस्तों ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।